चलिए सभी को जय श्री राम, जय श्री महाकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज की क्लास में 50 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं भारत के भूगोल के, जो आपके एसएससी जीडी एग्जाम्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाने वाले हैं। यानी कि ज्योग्राफी पोर्शन से, इंडियन ज्योग्राफी से ये सबसे ज्यादा टॉप क्वेश्चंस होने वाले हैं। आपको पता होगा ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी का सबसे ज्यादा वेटेज होता है, उससे कम फिजिकल ज्योग्राफी का वेटेज होता है, उससे कम वर्ल्ड ज्योग्राफी का वेटेज होता है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको अपन देखने वाले हैं। ठीक है भैया, और शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के सबसे पहले अपने पहले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपसे कहता है कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगी हुई है। तो भैया बहुत आसान सा आंसर हो जाएगा इसका, आप सभी को पता भी होगा। राइट आंसर होगा बांग्लादेश। ठीक है भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। अब अगर अपन बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की जो टोटल जो थल सीमा है, यानी कि भूमि सीमा है, जो भारत के साथ लगती है, वो लगती है भैया 40-96 किलोमीटर। कितनी लगती है? 40-96 किलोमीटर। और इस 40-96 किलोमीटर के साथ भारत के कौन कौन से राज्य लगते हैं ये आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, है ना। तो बांग्लादेश के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं ये अपन देख रहे हैं। देखो, सबसे पहले तो पश्चिम बंगाल करेगा, साधारण सी बात है भैया। सबसे पहले कौन सा राज्य सीमा साझा करेगा? पश्चिम बंगाल। उसके बाद एक राज्य है असम, और असम तो दो जगह से सीमा साझा करता है। जब आप मैप देखेंगे आपको क्लियर कट पता चलेगा। तीसरे नंबर पर आता है मेघालय। मेघालय, ठीक है भाई। और ये वीडियो लेक्चर होने वाला है, शानदार तरीके से पढ़ो, कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। ये कमेंट और वो कमेंट, बढ़िया तरीके से आंसर बताऊंगा, तुम्हारे क्वेश्चन देखेंगे, आंसर बताऊंगा, क्वेश्चन देखेंगे, और डिटेल जो हो सकेगी वो बताऊंगा। ठीक है भाई। और मेघालय के बाद यहाँ पर एक आता है मिजोरम, जो इससे सीमा साझा करता है, और एक आता है त्रिपुरा। पहले त्रिपुरा लिख लेते हैं, ठीक है, त्रिपुरा। और 5वें नंबर पे है मिजोरम। तो अगर बात करी जाए कि बांग्लादेश की कुल कितनी सीमा भारत के साथ टच होती है, तो ये 40-96 किलोमीटर सीमा टच होती है भारत के साथ। और भारत के कौन कौन से राज्य इसके साथ सीमा साझा करते हैं? पश्चिम बंगाल करता है, असम करता है, मेघालय करता है, त्रिपुरा करता है, मिजोरम करता है। आगे बढ़ते हैं अपन, और याद रखना जो ये त्रिपुरा है, ये 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। हालांकि बुंदेलखंडी हूं मैं, तो आपको बताना चाहता हूं बुंदेलखंडी शब्द पुरा, पुरा का मतलब होता है घिरा हुआ, और उससे आप रिलेट कर सकते हैं कि त्रिपुरा, त्रिपुरा 3 ओर से घिरा हुआ। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं मिलती है? भैया एक बात हमेशा याद रखना, हमेशा आपको क्लास में बताता हूं, अगर तुमने नहीं को नहीं देखा तो नहीं होगा सिलेक्शन। नहीं एक ऐसा शब्द है जो भावनाएं बदल देता है पूरी। अब उसने बोला है कि भूटान के साथ सीमा कौन नहीं सीमा साझा करता है। ठीक है भाई, तो देखो सिक्किम तो करता है, अरुणाचल प्रदेश भी करता है, पश्चिम बंगाल भी करता है, मेघालय नहीं करता है, क्योंकि ये तो असम के नीचे वाली बात हो गई, है ना। तो ये असम के नीचे आता है, इसलिए ये सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है भाई। और अगर यहाँ पे बात करें भूटान की, तो देखो ये लिखा मैंने भूटान, भूटान भारत देश से 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और अगर बात करें भूटान से भारत के कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, तो इसमें एक नाम आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा सिक्किम। दूसरा नाम आपको मिलने वाला है पश्चिम बंगाल। तीसरा नाम आपको मिलेगा असम। और चौथा नाम आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। टेंशन फ्री रहना भैया, तुम्हारे आराम से क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु कौन सा है? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पूर्वी बिंदु, यानी कि आपसे एक्सट्रीम पॉइंट्स के बारे में चर्चा करी जा रही है। ठीक है। और अगर यहाँ पे अपन बात करें फुल स्पीड में, तो भारत के सबसे उत्तरी, सबसे पूर्वी, सबसे दक्षिणी इन बिंदुओं को आपको जान लेना चाहिए। ठीक है भाई। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कहलाता है किबिथु। कौन सा कहलाता है? किबिथु। और अगर बात करें भारत का सबसे जो पश्चिमी बिंदु है वो कहलाता है गौहर मोती। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है, इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे जो अभी मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है भाई, ये एक मैंने रफ डायग्राम बना लिया जिससे आपको जल्दी जल्दी स्पीड पे बता सकूं कुछ बातें। देखो, अगर बात करें भारत के सबसे पूर्वी बिंदु की, ठीक है, या एक सेकेंड इसको थोड़ा सा आसान बना देते हैं। आसान बना देते हैं मतलब आपको याद करने में ज्यादा आसान। देखो भैया, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु अगर देखा जाए तो ये कहलाता है इंदिरा कोल। याद रखना, इंदिरा कोल वर्तमान के लद्दाख वाले केंद्र शासित प्रदेश में आएगा। वहां ठंड बहुत पड़ती है, तो याद रखना कोल यानी कि कोयले की जरूरत पड़ेगी। और हमारे मुख्य भूमि, भारत की जो मुख्य भूमि होती है, उसका सबसे दक्षिणी बिंदु होता है
कन्याकुमारी, भारत की मुख्य भूमिका, भारत की मुख्य भूमिका, भैया भारत का नहीं बोला, भारत की मुख्य भूमिका, ठीक है। और अगर बात करें भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो यहां पर एक अपना द्वीप आता है अंडमान निकोबार। कौन सा द्वीप आता है? अंडमान निकोबार। और ये अंडमान निकोबार द्वीप में एक दक्षिणी भाग आता है जिसको बोलते हैं ग्रेट निकोबार। कौन सा? यहां से भी क्वेश्चन बनता है। इसको, इसका सबसे दक्षिणी भाग पूरा का पूरा जो है वो कहलाता है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार के भी दक्षिणी बिंदु को कहा जाता है इंदिरा पॉइंट। ये वाला है, ये कहलाता है भैया इंदिरा पॉइंट। और ये पूरे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। अगर इसकी अक्षांश कभी कभी पूछ ली जाती है तो वो है 6 डिग्री और 45 मिनट उत्तर। आओ आगे बढ़े। इसके बाद भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु जो है ये कहलाता है गौहर मोती। गौहर मोती, इसको कुछ किताबों में माता भी लिखा रहता है, आपको गौहर मोती या गौहर माता दोनों याद कर लेना है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो है ये है किबीथु, जो कि आपसे इस क्वेश्चन में पूछा भी गया है। इस क्वेश्चन में किबीथु ही पूछा गया है, ठीक है भाई। तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ये भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। क्लियर? चलो आओ अब थोड़ी सी कुछ और बातें देखें। अगर कन्याकुमारी की बात करें तो याद रखना कन्याकुमारी मुख्य भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। मुख्य भारत का दक्षिणी बिंदु। और अगर इंदिरा पॉइंट की बात करें तो ये पूरे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। लिख नहीं रहा हूं, समय का भी अभाव होता है, ठीक है भाई। आओ आगे बढ़े, लिख देता हूं यार, तुम गलत कर दोगे नहीं। ये भारत का दक्षिणी बिंदु है, संपूर्ण भारत का दक्षिणी बिंदु। वो केवल मुख्य भारत का है, मुख्य भूमि का है, ठीक है। आओ आगे बढ़े। इसके बाद यहां पर ये जो अपना कन्याकुमारी है इसके कुछ और नाम भी हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। जैसे इसका एक नाम है क्या? केप कैमोरिन। तो याद रख लेना कन्याकुमारी को ही केप कैमोरिन कहा जाता है। और जो इंदिरा पॉइंट है इसके कुछ और नाम है। इसी को कहा जाता है पिग्मेलियन पॉइंट। पिग्मेलियन पॉइंट जो कि एग्जाम में आ सकता है, पिग्मेलियन पॉइंट। और इसी को कहा जाता है पार्सन्स पॉइंट। चलो भैया बहुत हो गया, आगे अपन बढ़ते हैं। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? सर इसका राइट आंसर होगा रेड क्लिफ सीमा, रेड क्लिफ रेखा से जाना जाता है, ठीक है। अगर तुमसे कभी पूछा जाए भारत और पाकिस्तान तो तुम्हें आंसर देना है रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा। हालांकि यही रेड क्लिफ रेखा पहले भारत और बांग्लादेश के बीच में भी हुआ करती थी। बांग्लादेश के बीच में जब हुआ करती थी जब बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान था, लेकिन फिर वो अलग हो गया और उसने इस वाली रेड क्लिफ रेखा का की मान्यता को निरस्त कर दिया और इस लाइन को नाम दे दिया, जो बांग्लादेश पर अभी मौजूद है उसको नाम दे दिया जीरो लाइन। जीरो लाइन, हालांकि कुछ किताबों में लिखा रहता है कि जीरो लाइन केवल त्रिपुरा के साथ है, लेकिन कुछ किताबों में यह भी लिखा रहता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में जीरो लाइन रेखा बनी हुई है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। अफगानिस्तान और भारत के बीच में भी एक रेखा है। अब बहुत थोड़ी सी रेखा है भैया अफगानिस्तान और भारत के बीच में, मात्र 106 किलोमीटर की। इसको बोलते हैं डूरंड रेखा, इसको बोलते हैं डूरंड रेखा, डूरंड रेखा, ठीक है। और अगर कभी आपसे पूछा जाए कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी लाइन है, तब भी आपको आंसर यही देना है, डूरंड रेखा, डूरंड रेखा। अब अगर थोड़ा सा अपन आगे बढ़े तो कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है, भारत और चीन के बीच में। तो याद रखना भैया भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा आती है, मैकमोहन रेखा। और अगर बात करें मैकमोहन रेखा की तो ये केवल और केवल अरुणाचल प्रदेश के ऊपर बनी हुई है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आओ देखो दक्षिण गंगोत्री क्या है, तो सोचो और बताओ मुझे दक्षिण गंगोत्री क्या है। ध्यान से सुनो, दक्षिण गंगोत्री एंटार्क्टिका में बना एक रिसर्च सेंटर है। कौन सा सेंटर है? रिसर्च सेंटर है, याद रखना। तो अपन इसमें लिख देते हैं एंटार्क्टिका में स्थित स्वचालित स्टेशन। क्लियर है भाई? अब सुनो, एंटार्क्टिका की अगर बात करें, एंटार्क्टिका की अगर बात करें तो यहां पर भारत देश के कुल मिला के 3 रिसर्च सेंटर अभी तक खोले गए थे
और अभी इसी वर्ष की यानी कि 2025 की बात है, एक चौथा रिसर्च सेंटर खोलने की बात चल रही है। ठीक है, देखो सबसे पहले यहाँ पे एक था दक्षिण गंगोत्री, जो क्वेश्चन में तुमसे पूछा गया है। दक्षिण गंगोत्री। दूसरा इसके बाद एक है कौन सा, दूसरा इसके बाद एक है मैत्री, और फिर आता है भारती। ठीक है भाई, और अभी जिसकी बात करें जो लेटेस्ट है, जो एग्जाम में आ सकता है, वो है भारती टू। भारती टू। अगर बात करें ये जो भारती है, ये कब बना था, तो सर ये बना था 2012 में। कब बना था, 2012 में। इसके बाद अगर बात करें ये वाला दक्षिण गंगोत्री कब बना था, तो ये लगभग 1983 1984 के आसपास बना था। और अगर बात करें मैत्री की, तो ये 1989 के आसपास बना था। ठीक है भाई, भारती 2012, और ये भारती टू जो है अभी बनने वाला है, मतलब काम चालू हो चुका है। ठीक है, और कमेंट करके तुम्हें बताना है इन चारों रिसर्च सेंटर के पास में कौन से रिसर्च सेंटर ऐसा था जिसके पास में प्रियदर्शनी नाम की झील पाई गई है। ठीक है भाई, जो कि ताजे पानी की झील है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना, सालसट द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है। देखो सालसट द्वीप की अगर बात करी जाए, तो ये भारत के महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र। और जो ये सालसट द्वीप है मेरे भाई, देखो ऐसी जो ये वीडियो है ना, ये बहुत काम की होने वाली है। ना कमेंट की नौटंकी है, या कोई नौटंकी नहीं, केवल एग्जाम के पहले तुम्हारे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, थोड़ी थोड़ी डिटेल्स के साथ। ठीक है, थोड़ी नहीं, काफी डिटेल्स के साथ, इंपॉर्टेंट डिटेल्स के साथ। बोर मत होना, बढ़िया कुछ खाने पीने के लिए रख लेना। ठीक है भाई, देखो सालसट आइलैंड की अगर बात करी जाए, तो इस पर मुंबई स्थित है, याद रखना। अगर बात करें मुंबई किस पर स्थित है, तो मुंबई सालसट आइलैंड पर स्थित है। अब कई बार आपसे पूछा जाता है कि आलिया बेट द्वीप, आलिया बेट द्वीप कहाँ है। आलिया बेट द्वीप, तो याद रखना ये गुजरात में है, आलिया बेट द्वीप। ठीक है, इसके बाद कई बार आपसे पूछा जाता है, कई बार आपसे पूछा जाता है कि मयूर द्वीप कहाँ है। मयूर द्वीप ये इंपॉर्टेंट क्यों है, मयूर द्वीप इसलिए इंपॉर्टेंट है, या अपन इसी को पीकॉक आइलैंड बोलते हैं, पीकॉक आइलैंड बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर शिव और पार्वती जी का बहुत प्यारा मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, याद रखना। ठीक है, आओ पीकॉक आइलैंड इसको बोला जाता है। एक द्वीप और है जिसको बोलते हैं माजुली द्वीप, जो कि और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ है पीकॉक आइलैंड, ये असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी के पास में है, असम में, रट लेना ये। ठीक है, इसके बाद एक और है जिसको बोलते हैं माजुली द्वीप। माजुली द्वीप, माजुली द्वीप जो है, ये भारत का पहला नदी द्वीप था। भारत का पहला, भारत पहला नहीं बोलेंगे, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, माजुली द्वीप, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के कारण बना है, और असम में है। कहाँ है, असम में है। अब देखो भैया मेरी एक और बात, ये जो माजुली द्वीप है ना, ये असम का जिला बन चुका है। इतना बड़ा द्वीप है कि इसको जिला घोषित कर दिया गया है। और भारत में कोई ऐसा, भारत में पहला नदी द्वीपीय जिला मांझली द्वीप है, असम के अंदर। आओ भैया अब आगे बढ़ते हैं, इतनी जानकारी आपने देख ली होगी। बढ़ते हैं भैया आगे, लद्दाख की बात करें, लद्दाख की, तो लद्दाख किसके बीच स्थित है, आपसे पूछा जा रहा है। शिवालिक और जास्कर के बीच स्थित है, काराकोरम और जास्कर के बीच स्थित है, मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित है, बृहद हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित है। तो सुनो भैया, बात है ट्रांस हिमालय की, बात है ट्रांस हिमालय की। ठीक है, ट्रांस हिमालय, हिमालय की आपको पता होगा, हिमालय 4 श्रेणियों से मिलकर बना है, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और आपका शिवालिक। यानी कि ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक। ठीक है, आओ ये जो ट्रांस हिमालय है, इसकी जो एवरेज हाइट है, एवरेज हाइट, ये इसकी एवरेज हाइट जो है, ये है 5500 मीटर। एवरेज हाइट जो है, ये 5500 मीटर है मेरे भाई, 5500 मीटर। क्लियर है इतनी बात, आओ जरा आगे बढ़े। ट्रांस हिमालय में, ट्रांस हिमालय में 4 श्रेणियां टोटल आती हैं इसके अंदर। सबसे पहले आती है काराकोरम, 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 काराकोरम के बाद आती है लद्दाख, जिसके बारे में आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। लद्दाख के बाद आती है जास्कर, और जास्कर के बाद आती है कैलाश। जिनमें से अगर बात करी जाए, तो ये 3 ऊपर की रेंज जो है, ये भारत के भाग में है, भारत में स्थित है। और जिनमें से जो कैलाश है, ये तिब्बत में स्थित है, पर ट्रांस हिमालय का भाग है। ठीक है, काराकोरम को उच्च एशिया की रीढ़, बैकबोन ऑफ हाई एशिया कहा जाता है, थोड़ा सा याद रख लेना। काराकोरम में ही पूरे भारत की सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है, जिसको केटू या गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। रट्टा मान लेना जी। अब सुनो, यहाँ पे एक डिफरेंस बता रहा हूं, जब भी पूछा जाए भारत की सबसे ऊंची चोटी, आंसर दे देना K2, जिसका फुल फॉर्म होता है गॉडविन ऑस्टिन।
जब भी पूछा जाए भारत में सबसे ऊंची चोटी, तो K2 आंसर नहीं दोगे दोस्त, क्योंकि ये पीओके में है। वो भारत का तो है पर भारत में नहीं, पाकिस्तान अधिकृत है अभी, उनके कब्जे में है। तो भारत में सबसे ऊंची चोटी जो मानी जाती है वो सिक्किम की कंचनजंगा मानी जाती है, जिसके ऊंचाई के 2 आंकड़े प्रसिद्ध हैं, एक तो 85-86 मीटर और दूसरा 85-98 मीटर। ज्यादातर एग्जाम्स में और एसएससी ने अपने कुछ पीवाईक्यूज में 85-98 मीटर को सही आंसर माना है। ठीक है भाई, आओ अपन आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या होगा सर? काराकोरम और जास्कर के बीच में लद्दाख है, बात खत्म। तो काय की आंसर क्या हो जाएगा सर? इसका आंसर होगा काराकोरम और जास्कर के बीच में है लद्दाख, यही उन्होंने पूछा था, लद्दाख काराकोरम और जास्कर के बीच में। आगे बढ़े भाई, आगे बढ़ जाते हैं अपन। ठीक है, चलो आओ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, गोल्डन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सुनो मेरे भाई, गोल्डन सिटी के नाम से जैसलमेर को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? जैसलमेर को। जैसलमेर। और अगर बात करें ब्लू सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? ब्लू सिटी, तो सुनो, ब्लू सिटी के नाम से जोधपुर को जाना जाता है। अगर आपसे बात करें कि जयपुर को किस नाम से जाना जाता है, तो आपको पता होगा, जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए नागपुर को किस नाम से जाना जाता है, नागपुर को, तो सुन लो, नागपुर को ऑरेंज सिटी के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जयपुर आपका पिंक सिटी हो जाएगा, नागपुर ऑरेंज सिटी हो जाएगा। बढ़ जाएंगे, बढ़ जाओ सर, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन लक्षद्वीप समूह का दक्षिणतम भाग है? अब सुनो, लक्षद्वीप समूह की अगर बात करें तो सुनो, सब इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं। लक्षद्वीप, इंपॉर्टेंट बातें। पहली बात तो ये 36 द्वीपों का समूह है, ये टोटल 36 द्वीपों का ग्रुप ऑफ आइलैंड है। और अगर बात करें अपन तो ये कोरल से बना हुआ है, कोरल से, कोरल यानी कि शैवाल से। कोरल रीफ वहां लिखना ज्यादा सही था, बाकी मैंने लिखा नहीं। ठीक है, कोरल रीफ से बना हुआ है शैवाल, और इसी को प्रवाल भित्ति कहते हैं। प्रवाल भित्ति, प्रवाल भित्ति। ठीक है, आओ अपन आगे बढ़े। इसके बाद ये जो लक्षद्वीप है, इसके 3 भाग हैं। 3 भाग याद रखना, इसके कितने भाग हैं टोटल? इसके 3 भाग हैं, जिसमें सबसे ऊपर वाला जो भाग आता है, सबसे ऊपर वाला भाग, वो है अमीनी। इसको अमिंडवी भी लिखा रहता है कई जगह। इसके नीचे एक भाग आता है, इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में कैनेनोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैनेनोर कहा जाता है। ठीक है, और तीसरे नंबर पर एक आता है जो कि सबसे निचला भाग है, जिसको मिनी कॉय कहा जाता है, मिनी कॉय। और भैया तुम्हें आंसर मिल चुका है, उन्होंने क्या पूछा है? लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम भाग। तो आंसर क्या होगा सर? आंसर होगा मिनी कॉय। अब तुमसे एक क्वेश्चन और, बस केवल एक क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है एक्स्ट्रा में, कि इसकी राजधानी कौन सी है? तो भैया इसकी राजधानी कावारत्ती। कावारत्ती इसकी राजधानी है, जो कि केनेन्नोर में आती है। कावारत्ती इसकी राजधानी, जो कि कहाँ आएगी? केनेन्नोर में आएगी। उम्मीद है इतनी बातें तुम्हें अच्छे से समझ में आ रही है। अपन आंसर लगा देते हैं मिनीकॉय और आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भारतीय राज्य को माझा, सॉरी, किसी ने किस भारतीय राज्य को माझा, दोआब और मालवा क्षेत्रों में बांटा गया है? अब ये काफी नया क्वेश्चन है, आपके लिए टफ हो सकता है और मे बी टफ ना हो, फिर भी अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक कर देना मेरे भाई, मनोबल बढ़ेगा। इस प्रकार की और क्लासेस आपके लिए लेकर आऊंगा, सभी सब्जेक्ट की लेकर आऊंगा, जिससे पेपर के पहले तुम्हारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत आराम से रिवाइज हो जाए। ठीक है, अब सुनो भैया, किस भारतीय राज्य को माझा, तो सुनो, इसका राइट आंसर है पंजाब। इसका राइट आंसर क्या है मेरे भाई? पंजाब। सुनो मेरे भाई, पंजाब में अगर बात करोगे सतलुज के दक्षिण का क्षेत्र, सतलुज नदी के दक्षिण का क्षेत्र, सतलुज के दक्षिण का क्षेत्र, सतलुज के दक्षिण का क्षेत्र, ये जो सतलुज के दक्षिण का क्षेत्र है ना, इसको तो मैं जानकर आश्चर्य होगा, इसको मालवा कहा जाता है। मैं क्यों बोल रहा हूँ आश्चर्य होगा? क्योंकि अपने मध्य प्रदेश में भी भैया एक पठार है, मालवा का पठार, पर पंजाब में सतलुज नदी के दक्षिण के हिस्से को मालवा कहा जाता है। क्लियर है? इसके बाद अगर अपन बात करें माझा की, माझा, तो जो माझा है, माझा, ये कहा जाता है, ये कहा जाता है भैया रावी और ब्यास के बीच का, ब्यास के बीच के हिस्से को, रावी और ब्यास नदी के बीच के हिस्से को माझा कहा जाता है, याद रख लेना।
और अगर दोआब की बात करोगे, दोआब की, क्योंकि वहां पे एक और शब्द लिखा हुआ है, दोआब नहीं लिखा, लिखा है दोआब। दोआब का क्या हिसाब किताब है? दोआब किसको कहा जाता है? वैसे तो दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र, लेकिन वहां पर एक बाढ़ क्षेत्र है जिसको दोआब के नाम से जाना जाता है पंजाब में, जो कि आपका सतलज और ब्यास नदी के बीच में होता है। सतलज और ब्यास नदी के बीच में, सतलज और ब्यास नदी के बीच में। क्लियर है? सतलुज, क्लियर इतनी बात? सतलुज, ठीक है। अब सुनो, आगे बढ़ जाते हैं अपन। सिंधु नदी की सहायक नदियां तुम्हें याद कर लेनी है। सबसे ऊपर है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। समझ में आई बात? जिसमें से रावी और ब्यास के बीच में माझा है, और सतलुज और ब्यास के बीच में दोआब पड़ता है, और सतलुज के दक्षिण का भाग मालवा पड़ता है। क्लियर? आगे बढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। बताओ, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप शामिल हैं? तो देखो भैया, ये पुराना क्वेश्चन लेकर आया हूं, इसीलिए इसमें 572 है। आपको जान के मैं पुराना क्वेश्चन लेके आया हूं, क्योंकि आप किसी किताब से अगर पढ़ रहे होगे तो हो सकता है उसमें 572 लिखा हो। लेकिन वर्तमान की अगर बात करोगे, वर्तमान की, तो वर्तमान में अंडमान निकोबार में 836 द्वीप हैं। वर्तमान में अंडमान निकोबार में वर्तमान में अंडमान निकोबार में 836 द्वीप हैं। ठीक है भैया? लेकिन पुराने क्वेश्चन के हिसाब से 572 याद होगा, तो याद रख लेना पुराना डेटा जो है, पुराना डेटा, अभी मैं इसका आंसर टिक नहीं लगाऊंगा, पुराना डेटा जो है वो क्या बोलता है? वो बोलता है 572 द्वीप, 572 द्वीप। लेकिन अंडमान निकोबार का नया डेटा जो है वो बोलता है भैया 836 द्वीप है। अंडमान निकोबार बहुत शॉर्ट में पूरा बता रहा हूं, लेकिन अंडमान निकोबार के दो प्रमुख भाग हैं। ऊपर वाला पूरा भाग कहलाता है अंडमान, नीचे वाला पूरा भाग कहलाता है निकोबार। अंडमान के चार भाग और हैं उसी के अंदर। सबसे ऊपर वाला भाग उत्तरी अंडमान, फिर नीचे मध्य अंडमान, फिर दक्षिणी अंडमान, और फिर लघु अंडमान। अंडमान के भाग हो गए। निकोबार के तीन भाग हैं नीचे वाले के। सबसे पहले सबसे निचला हिस्सा आता है ग्रेट निकोबार, उसके ऊपर वाला हिस्सा आता है लिटिल निकोबार, उसके ऊपर वाला हिस्सा आता है कार निकोबार। याद करने के लिए याद कर सकते हो ग्रेट, लिटिल, कार, नीचे से ऊपर की तरफ। क्लियर है? आओ अपन आगे बढ़े अब, क्योंकि फिर तो पूरे क्वेश्चन हो ही नहीं पाएंगे अगर इसी में लग जाऊंगा। वैसे सुन लो एक बात और, उत्तरी अंडमान के पूर्व में एक ज्वालामुखी आता है, जो कि भारत के पास दो ही ज्वालामुखी है। एक ज्वालामुखी आता है जिसका नाम है नारकोंडम ज्वालामुखी, और मध्य अंडमान के पूर्व में एक ज्वालामुखी आता है जिसको बोलते हैं बैरन द्वीप। क्लियर है? बैरन द्वीप जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों ही वैसे इंपॉर्टेंट है। आओ अपन आगे बढ़ जाए आगे। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है? देखो, इसका सिंपल साधारण सा आंसर हो जाएगा सर, इसका आंसर हो जाएगा विंध्याचल पर्वत। कौन सा? विंध्याचल पर्वत। ठीक है, आपको पता होगा मध्य प्रदेश के अंदर दो पर्वत आते हैं। अगर बात करी जाए, छोटा सा डायग्राम यहाँ पे, वैसे डायग्राम बनाने में टाइम लगता है तो मैं अवॉइड कर रहा हूँ किसी भी प्रकार का डायग्राम बनाना, ताकि ठीक है थोड़ा बहुत चल जाएगा, तो भी समझ जाओ, है ना? तो सुनो, मान के चलो ये अपना मध्य प्रदेश का एक रफ डायग्राम है। इसमें ऊपर की तरफ एक ये इस तरीके से पर्वत श्रृंखला आती है, इसको बोला जाता है विंध्याचल पर्वत। और नीचे की तरफ एक ऐसी ही पर्वत श्रृंखला आती है इस तरीके से, जो कि पूर्व में जाकर अर्धचंद्राकार बनाती है। इस पर्वत श्रृंखला को बोला जाता है सतपुड़ा रेंज। क्या बोला जाएगा? सतपुड़ा रेंज। ठीक है, सतपुड़ा रेंज की अगर बात करें तो मैं बोल रहा हूं, बढ़िया आराम से सुनते जाओ। ठीक है, अगर पूरा मैं बोर्ड पर लिखूंगा तो शायद टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और ज्यादा टाइम हो जाएगा तो तुम परेशान होगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुनो, यहाँ पर एक आता है भैया राजपीपला। राजपीपला के बाद एक पहाड़ी आती है ग्वालीगढ़। ठीक है, पर्वत है बड़ा। ग्वालीगढ़ के बाद एक पर्वत आता है जिसको बोलते हैं महादेव पर्वत, और यहाँ पर एक आता है मैकाल पर्वत। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। राजपीपला पर्वत और ग्वालीगढ़ पर्वत के बीच में एक दर्रा आता है जिसको बुरहानपुर का दर्रा कहा जाता है। महादेव पर्वत पर एक चोटी आती है जो कहलाती है धूपगढ़ चोटी, जो कि पूरे मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। धूपगढ़ चोटी पचमढ़ी वर्तमान के नर्मदापुरम में स्थित है। पुरानी किताबों में होशंगाबाद लिखा रहता था। जो ये अपनी धूपगढ़ चोटी है ना भाई, धूपगढ़ चोटी, इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये वाली है अपनी मैकाल श्रेणी। मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, मध्य प्रदेश वाले भाग की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक मानी जाती है। आओ अपन आगे बढ़ जाए, बढ़ जाओ सर। और इसके नीचे वाला दक्षिण भारत लगभग शुरू हो जाता है।
ऊपर वाला लगभग उत्तर भारत शुरू हो जाता है, तो उत्तर और दक्षिण भारत को विंध्याचल पर्वत अलग करता है। भैया यहाँ पर स्टैटिक जीके वगैरह अभी इसका टाइम नहीं है, बाकी ये पूरे कोर्सेज की जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। आप ये कोर्सेज ऐप से जाकर डाउनलोड कर सकते हो और इस पूरी क्लास की पीडीएफ आपको ऐप पर उपलब्ध हो जाएगी। ऐप डाउनलोड करेंगे, वहां पर आप देखेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो मेन पेज पे ही आपको यूट्यूब पीडीएफ का एक फोल्डर दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे, ज्योग्राफी पर जाएंगे, वहां मैराथन क्लास की इसकी आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, चलो वीडियो नहीं पीडीएफ मिल जाएगी। गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? अरावली पर्वत का राइट आंसर अरावली पर्वत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, गुरु शिखर की अगर ऊंचाई देखें, गुरु शिखर तो ये माउंट आबू वाले क्षेत्र में है। गुरु शिखर की अगर ऊंचाई देखें तो ये है 1722 मीटर, राजस्थान के अंदर स्थित है। अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा भाग है। ठीक है, 1722 मीटर। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे। चलो देखो, नाथुला दर्रा भारत में नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? तो देखो, नाथुला दर्रा भारत में स्थित है, और भारत में तो वैसे बहुत आसान क्वेश्चन हो गया ये। यहाँ पर तुमसे पूछा जा सकता है कि ये सिक्किम में है। भारत में भी कहाँ पर है? सिक्किम में है। याद रखो, भारत में दो हैं दर्रे, एक तो है नाथुला, कौन सा है? नाथुला, और एक है जेलेपला, जेलेपला। ठीक है, तो दो हैं सिक्किम में, नाथुला और जेलेपला। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पश्चिम व पूर्वी घाटों का मिलन कहाँ होता है? तो सुन लो, पश्चिम और पूर्वी घाटों का मिलन जो है ये होता है आपका नीलगिरी पर्वत पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। नीलगिरी पर्वत पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन होता है। ठीक है, अब सुन लो मेरी बात, पश्चिमी घाट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पश्चिमी घाट की अगर बात करें तो ये ऊपर ताप्ती नदी से चालू होता है, नीचे दक्षिण भारत की इलायची की पहाड़ी तक जाता है। पश्चिमी घाट को, ये पश्चिम में है इसी वजह से इसको पश्चिमी घाट कहा जाता है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। और इसके तीन भाग हैं, उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। ठीक है भाई, चलो आओ आगे बढ़ते हैं। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है आपकी कौन सी? कलसुबाई। मध्य सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेट्टा, जो कि नीलगिरी पर्वत की भी सबसे ऊंची चोटी है, ऊंचाई 2637 मीटर है। और दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है अनाई मुडी, जो कि अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। आओ अपन आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। सांभर साल्ट लेक निम्न में से किस राज्य में स्थित है? उम्मीद है भैया तुम आंसर बता पा रहे होगे, और अगर आंसर तुम नहीं भी बता रहे ना, तुम्हें कोई टेंशन नहीं है, आराम से वीडियो लगाओ और आराम से सुनते जाओ, पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट और बहुत सारे फैक्ट कंप्लीट। ठीक है, सुनो भैया, सांभर सॉल्ट लेक, वैसे ये एक्सपेरिमेंट मैंने किया है, करके देखा है कि तुम्हें पसंद आता कि नहीं आता। वैसे मुझे लग रहा है क्योंकि तुम्हारे लिए एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो शायद तुम्हें पसंद आएगा। ठीक है, सांभर लेक जो है ये राजस्थान में है। कहां पर है? राजस्थान में। और सांभर लेक की अगर बात करें तो ये भारत में सबसे ज्यादा खारे पानी की झील है। अगर अब बात करें भारत की सबसे ज्यादा खारे पानी की झील, भारत की सर्वाधिक खारे पानी की झील, सर्वाधिक खारे पानी की झील, तो इसका आंसर हो जाएगा सांभर झील, जो कि कहाँ है? राजस्थान। अभी आंसर दिया है। अगर बात कर ली जाए सर्वाधिक, या अपन बोले खारे पानी की सबसे बड़ी झील, तब आंसर हो जाएगा चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, याद कर लें। ठीक है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील। क्लियर है मेरे भाई? सर क्लियर है। ठीक है, आओ जरा आगे बढ़े। ठीक, इसके बाद चिल्का के बाद थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो आपसे पूछा जाता है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो उसमें तुम्हें आंसर देना है वूलर झील। क्या? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो तुम्हें आंसर देना है वूलर झील, वूलर झील। वूलर झील की अगर बात करें तो तुम खुद सोचो और बताओ मुझे वूलर झील कहाँ होगी। ठीक है सर, वूलर झील जो है जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में, JNK में। और ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। चलो आओ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोलेरू झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? भैया देख लो ध्यान से, कोलेरू झील की बात कर रहा है। कोलेरू झील आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, कोलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। क्लियर? आओ जरा एक चीज तो मैं बताऊं, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बॉर्डर पर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट झील स्थित है।
अगर बता पाओ तो वीडियो को रोक के और कमेंट कर दो, है ना। और इसका राइट आंसर होगा पुलिकट झील। क्या होगा? पुलिकट झील, पुलिकट झील। और अगर कभी कोई तुमसे पूछे पुलिकट झील को अरब सागर से कौन अलग करता है, तो याद रखना श्रीहरिकोटा द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप इसको अरब सागर से अलग करता है, याद रखना। क्लियर है मेरे भाई? अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है भैया। चलो आओ आगे बढ़े। काली मिट्टी और किस नाम से जानी जाती है, तो सुन लो मेरे भाई। काली मिट्टी जो है वो यहाँ रेगुर मिट्टी के नाम से जानी जाती है। काली मिट्टी की अगर बात करें तो इसका भारत में परसेंटेज कितना है काली मिट्टी का, तो सर काली मिट्टी का भारत में परसेंटेज होता है 15%। 15% है। इस मिट्टी में कंपाउंड पाया जाता है जिसके कारण इसके अंदर काला कलर आता है। उस कंपाउंड का नाम पूछा जाता है भैया एग्जाम में, एसएससी जीडी जैसे एग्जाम में तो और पूछा जाता है, टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट। ठीक है, टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट। यहाँ पे अगर थोड़ा सा और अपन आगे बढ़े तो काली मिट्टी, काली मिट्टी के और भी कई नाम हैं। एक तो रेगोर नाम है, रेगोर नाम, रेगोर मिट्टी। मुझे लग रहा है मुझे पानी पी लेना चाहिए, है ना। रेगोर मिट्टी, रेगोर मिट्टी के बाद एक नाम इसी का होता है, कौन सा? बेसाल्टी मिट्टी, बेसाल्टी मिट्टी, बेसाल्टी मिट्टी। क्लियर है? और बेसाल्टी मिट्टी के साथ ही इसी का नाम होता है लावा मिट्टी, लावा मिट्टी। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि लावा जब ठंडा होता है तो बेसाल्ट की चट्टान बनती है, तो उसे बेसाल्टी मिट्टी कहा जाता है, क्योंकि बेसाल्ट की मिट्टी जब महीन कणों में टूटती है हजारों वर्षों में, तभी वो काली मिट्टी बनती है। इसी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कपासी मिट्टी, क्योंकि कॉटन यानी कि कपास काली मिट्टी में बहुत अच्छा होता है। क्लियर है भाई? चलो आओ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इस क्वेश्चन का आंसर दो, मैं पानी पी लेता हूं, ठीक है। दो भैया आंसर। क्वेश्चन क्या है? दोआब का क्या मतलब? लो जो तो जल्दी, सरल सा है ना। देखो भैया, यहाँ पे अगर बात करी जाए, दोआब का मतलब क्या होता है? दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच की भूमि। क्या? दो नदियों के बीच की भूमि। और आपसे कई बार पूछा जा सकता है कि पंजाब का मतलब क्या होता है, तो पंजाब का मतलब होता है पांच नदियों के बीच की भूमि। समझ में आई बात? पांच नदियों के बीच की भूमि। पांच नदियों के बीच की भूमि, पांच नदियों के बीच की भूमि, याद रखना अच्छी तरीके से, ठीक है। अब देखो भैया, यहाँ पर सिंधु नदी की जो पांच नदियां हैं, उन पांच नदियों यानी कि उसकी जो आपकी झेलम, झेलाव, रावी, व्यास, सतलज, जो उसकी पांच नदियां हैं, है ना, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, इनके बीच में भी कई दोआब बनते हैं। अब तो मैं बहुत आसान भाषा में तुरंत बोल के बता देता हूँ, जिससे तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। झेलम और चिनाब नदी के बीच में जो जगह आती है ना, उसको बोलते हैं चज दोआब। चज दोआब, नाम में ही दोनों नदियों के नाम छुपे हुए हैं, अगर एक एक अक्षर को देखोगे दोनों नदियों के नाम पता चल जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद झेलम और रावी के बीच में जो नदी आती है, झेलम, चिनाब, और चिनाब और रावी के बीच में जो नदी आती है, चिनाब और रावी के बीच में, उसको बोलते हैं रचना दोआब। रा से रावी, चना से चिनाब तक पहुंच जाओगे, ठीक है भैया। रावी और ब्यास के बीच में जो नदी आती है उसको बोलते हैं बारी दोआब। बा से ब्यास, री से रावी तक पहुंच जाओगे। और ब्यास और सतलज के बीच में जो नदी आती है उसको बोलते हैं बिस्त दोआब, है ना, बिस्त दोआब। ब्यास और सतलज के बीच में जो दोआब आता है उसको बिस्त दोआब कहते हैं, ठीक है। आओ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, घाघरा और सोन किस नदी की सहायक नदियां हैं? आराम से आंसर दो, घाघरा और सोन किस नदी की सहायक नदियां हैं? ध्यान से देखो, देखो भैया ध्यान से। कहीं अगर मेरी बोलने की स्पीड ज्यादा लगने लगे ना कभी, तो थोड़ा सा स्पीड स्लो कर लेना, मैं आराम आराम से बोलना चालू कर दूंगा, ठीक है भाई। चलो आओ, वैसे मेरा उद्देश्य है कि तुम्हारा पूरा काम करवा दूं। यहाँ पे सुनो, घाघरा और सोन नदी किसकी सहायक नदियां हैं? सर गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। गंगा नदी की ऊपर से आने वाली सहायक नदियां काफी इंपॉर्टेंट है सर, उनके नाम बता दो तो सुनो। एक तो रामगंगा नदी आपको याद रखनी है, रामगंगा के बाद गोमती याद रखनी है, गोमती के बाद घाघरा याद रखनी है, घाघरा, घाघरा नदी, ठीक है। रामगंगा, गोमती, घाघरा, उसके बाद आपको गंडक नदी याद रखनी है। गंडक के बाद आपको बूढ़ी गंडक नदी याद रखनी है, बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक, ठीक है। और इसके बाद कोसी नदी आपको याद रखनी है, कोसी नदी, ठीक है, इसको बिहार का शोक कहा जाता है। और कोसी के बाद महानंदा नदी याद रखनी है, महानंदा नदी, ठीक है भैया।
ये पूरी लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरीज हैं। आओ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गंगा नदी की वैसे कुल लंबाई बताना, कमेंट करके बता दो, बहुत आसान है, ठीक है। लेकिन हाँ, भारत में भी और पूरे देश में भी, ठीक है, भारत में भी और टोटल लंबाई भी। चलो बताओ, यदि हुआंग हो नदी चीन का शोक है, भैया याद कर लो इसको, हुआंग हो नदी जो है ये चीन का शोक कही जाती है, तो बिहार का शोक किसको कहा जाता है सर? बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, कोसी नदी को। और एक ये बोर्ड पर जितनी नदियां लिखी हैं इनमें से किसी एक नदी को, अच्छा चलो ये सब छोड़ो, तुम तो कमेंट में मुझे ये बता दो बंगाल का उसका, हाँ बंगाल का शोक किसको कहा जाता है, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस नदी को कुछ लोगों द्वारा दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो सुनो मेरे भाई, यहाँ पर दो क्वेश्चन बनते हैं। कभी अगर तुमसे पूछ लिया जाए दक्षिणी गंगा किसको कहा जाता है, दक्षिणी गंगा, दक्षिणी गंगा या वृद्ध गंगा, वृद्ध गंगा, वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा, तो तुम्हें आंसर पता क्या दे देना है? तुम्हें आंसर दे देना है कि सर ये होगी गोदावरी, समझे। और अगर कभी भी तुमसे किसी ने पूछ लिया, एग्जामिनर ही पूछेगा और कौन पूछेगा, ठीक है, तुमसे पूछ लिया दक्षिण भारत की गंगा, या यहाँ भारत नहीं लिखा है, केवल दक्षिण की गंगा लिखा, तो वो भी वही माना जाएगा, है ना। ये की लिखा मिल जाए तब तुम्हें आंसर दे देना है कावेरी। क्या आंसर दे देना है? कावेरी। थोड़ा सा इस बात को, इस डिफरेंस को अच्छे से याद रखना। अदरवाइज एग्जामिनर ने खुद नहीं भांग धतूरा फूक के पेपर बनाया है, तो क्वेश्चन ये पूछेगा, ऑप्शन में कावेरी दिखेगा ही नहीं, केवल गोदावरी दिख रहा, तो गोदावरी लगा के आगे बढ़ना, फिर क्या करेंगे अपन, है ना। अदरवाइज सही आंसर ये होता है, क्लियर है। चलो आओ आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो देख लो, पहली बात तो गोदावरी नदी के बारे में थोड़ी सी कुछ बात जान लेते हैं। गोदावरी जो है, गोदावरी नदी, गोदावरी, देखो मेरे भाई, तुम लिखने में परेशान मत होना पूरी क्लास को, तुम तो ऐप पे जाना, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। तुम्हारे लिए ये चीज कर रहा हूँ कि रिकॉर्डेड डाल रहा हूँ पूरी चीज, और पूरी शानदार तरीके से डाल रहा हूँ बिना डिस्टर्बेंस के। तो तुम मेरे भाई लिखने में मत परेशान होना, ऐप पे जाके पीडीएफ डाउनलोड करके पीडीएफ सामने रख के और पूरी क्लास भड़ाभड़ भड़ाभड़ 3-4 बार देख जाना, तुम्हारी काम हो जाएगा, ठीक है। चलो सुनो, गोदावरी नदी की अगर बात करें तो 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है दक्षिण भारत की, ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, कंफ्यूज मत हो जाना मेरे भाई। इसका उद्गम त्र्यंबकेश्वर से होता नासिक, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी, ठीक है भैया। और यहाँ पर आगे बढ़े तो गोदावरी नदी जो है, इसका जो जाने का रास्ता है वो सबसे पहले तो है महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र से निकल ही रही है, उसके बाद हल्का छत्तीसगढ़ में जाती है, फिर तेलंगाना में जाती है, और फिर आंध्र प्रदेश में जाती है। लेकिन तुम खुद सोचो सबसे ज्यादा इसका कैचमेंट एरिया, यानी कि सबसे ज्यादा इसका जल ग्रहण क्षेत्र कौन सा होगा? महाराष्ट्र होगा, जहां से ये चालू हो रही, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, क्लियर है। आओ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बढ़ जाते हैं, ठीक है भाई। चलो अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाक से आंसर दो। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? तो सुन लो मेरे भाई, यहाँ पर आपको सिंधु नदी की सहायक नदी लिख देता हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ऊपर वाली नदियां तो काफी कम पूछी जाती हैं, बाकी ये ज्यादा पूछी जाती हैं। झेलम, क्रम से याद कर लेना मेरे भाई, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। अगर कभी क्रम से याद ना होना तो हर व्यवस्था तुम्हारे लिए करके लाऊं, वैसे मुझे तो याद है, बाकी तुम्हारे लिए एक बढ़िया चीज बना के लाऊं। सुनो, तुम्हारा कोई दोस्त होगा, मान लो कोई सत्तू नाम का दोस्त है, और वो बन ठन के आया, तो तुम बोलना जचरा बे सत्तू, ए सत्तू, जचरा बे सत्तू, तू तो जचरा, जचरा बे सत्तू। तो सुनो, ये पहुंच जाना झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ठीक है भाई। चलो आओ आगे बढ़े। तो यहाँ पर कौन सी नदी है? नहीं है सर, गोमती नदी नहीं है, ये गंगा की सहायक नदी है। आगे बढ़ जाते हैं, बढ़ जाए ना मेरे भाई, चलो आओ आगे बढ़ जाते हैं। आओ बताओ, नदी डेल्टा बनाना किस प्रक्रिया का परिणाम है? भैया नदी का डेल्टा क्या कहलाता है? सुनो, जब नदी बहुत लंबे रास्ते को तय करके धीरे 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 जाती है, बहुत लंबा रास्ता तय करती है मान लो, तो वो कई उतार चढ़ाव, कई रुकावटें, कई चीजों को फेस करती है, रुकावटों को फेस करती है बहुत सारी, जिससे उसके बहने की जो गति है वो कम हो जाती है, स्लो हो जाती है। और जिस मिट्टी को वो दूर से बहाकर ला रही थी उसको और आगे नहीं बहाकर ले जा पाती, जिस कारण से वो मिट्टी उसके रास्ते में जमने लगती है। नदी का कीचड़ का ढेर, टापू टाइप का, कीचड़ भरी मिट्टी का टापू टाइप का बन जाता है, और नदी उसको टकराती है और उसको बहाकर आगे नहीं ले जा पाती। तोड़ पा रही होती तो बहा के आगे ले जाती, तो बहाकर आगे नहीं ले जा पाती, और वो दो शाखाओं में बढ़ जाती है। इन दो शाखाओं में भी मिट्टी जमा होगी नीचे, कम गति के कारण मिट्टी वहीं पे सेट होने लगेगी, ये भी और दो शाखा, ऐसी बहुत सारी शाखाएं बन जाती हैं।
और वहां पूरा कीचड़ भरा मैदान बन जाता है, जिसमें नदी जो है पतली पतली शाखाओं में विभक्त होती रहती है। इस पूरे कीचड़ वाले मैदान को समुद्र के किनारे क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है नदी का डेल्टा। ठीक है, और तुम्हें पता ही है ये जमा होती है चीजें, मिट्टी आके जमा होती जा रही, जमा होती जा रही, जमा होने को बोलते हैं निक्षेपण या डिपोजिशन। ठीक है भाई, निक्षेपण या डिपोजिशन। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ जाते हैं अपन। बढ़ जाए आगे, बढ़ जाओ सर आगे। आगे बढ़ते हैं भैया। देखो निम्नलिखित में से भारत, अच्छा एक चीज और, डेल्टा की बात आई है और इसकी बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? सुन लो, सुंदरवन डेल्टा बता रहा हूं, सुंदरवन डेल्टा याद कर लो, सुंदरवन डेल्टा। अभी जो सुंदरवन डेल्टा है ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है मेरे भाई, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन दो नदियों के बीच में है? अगर गहराई से जाके देखोगे तो ये हुगली और मेघना नदी के बीच में है, हुगली और मेघना नदी के बीच में, हुगली और मेघना नदी के बीच में। हालांकि हुगली नदी में गंगा का पानी रहता है, इसलिए कई बार ऑप्शन में गंगा लिख देते हैं, क्योंकि हुगली को गंगा का प्रतिनिधित्व करता बता देते हैं। और मेघना नदी में ब्रह्मपुत्र का पानी रहता है, ब्रह्मपुत्र का पानी रहता है, इसीलिए इसको कई बार मेघना को ब्रह्मपुत्र, मेघना की जगह ब्रह्मपुत्र लिख देते हैं, क्योंकि वो उसको मेघना ब्रह्मपुत्र का प्रतीक बता दिया जाता है। हालांकि सुनो, ये जो मेघना नदी है ना, ये वाली, इसके नाम दो और हैं, सुरमा नदी और बराक नदी। समझ में आई इतनी बात? तो वो भी थोड़ा सा दिमाग में रखना, ठीक। और अगर बात करें सुंदरवन डेल्टा, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल दोनों में विस्तृत है। कहाँ पर? अपना भारत का पश्चिम बंगाल है ना, और बांग्लादेश दोनों में विस्तृत है ये। ठीक है भाई, और जो अपना पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है, एक क्वेश्चन बता रहा हूँ जो एग्जाम में आता है ना, तो दिमाग की 12 बज जाती है कि कहां से क्वेश्चन आ गया। सुनो, बंगाल डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा का वह भाग जो बंगाल के नीचे, अपने पश्चिम बंगाल के नीचे, उसको बंगाल डेल्टा कहते हैं। और उसके ऊपरी भाग को बोला जाता है मोरीबंद डेल्टा, मोरीबंद डेल्टा। तो कई बार ये पूछा जाता है कि मोरीबंद डेल्टा किसके अंतर्गत आता है, तो आंसर या तो बंगाल का डेल्टा दे देना या तो सुंदरबन डेल्टा आंसर दे देना। चलो अब आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो देखो भैया, भारत के असम राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, आपको पता होगा, है ना। और वर्तमान में जो आंकड़े देखने को मिल रहे हैं उसके हिसाब से भारत के टोटल राष्ट्रीय उद्यान जो है वो 107 है। हालांकि मैं व्यक्तिगत लेवल पर इस डेटा से सहमत नहीं हूं, अभी बता रहा हूं, पर क्योंकि बहुत सारी किताबों में मिल चुका है, इसलिए तुम्हें याद कर लेना है। तुम मुझे इग्नोर करो, तुम्हें याद कर लेना है 107। समझ में आई इतनी बात? क्यों? क्योंकि ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इंटरनेट पर 107वां राष्ट्रीय उद्यान जो बताया जा रहा है वो उड़ीसा का सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान बताया जा रहा है, उड़ीसा का सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान बताया जा रहा है। लेकिन मेरे भाई, मैं बहुत समय से जानता हूं कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान बहुत पहले से है। ठीक है, तो अब ये मुझे समझ में नहीं आ रही अचानक से 107वें नंबर पे कैसे आ गया। हालांकि कुछ टेक्निकलिटी होगी जो मैं मिस कर रहा हूँ शायद, पर फिर भी 107वां राष्ट्रीय उद्यान क्या है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है। और 106वें और 105वें राष्ट्रीय उद्यान असम के अंदर थे, याद रखना, ठीक है। 106वां और 105वां राष्ट्रीय उद्यान दोनों ही राष्ट्रीय उद्यान असम के अंदर थे, ध्यान दे लो इस बात पे। 106वां राष्ट्रीय उद्यान है रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और 105वां राष्ट्रीय उद्यान है दिहांग पटकई राष्ट्रीय उद्यान, दिहांग पटकोई या पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है मेरे भाई, ये दोनों कहाँ हैं? असम में है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत के पास कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 107 राष्ट्रीय उद्यान है। चलो भैया आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दचीगांव राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देख लो भैया, वैसे तो क्वेश्चन में ही एग्जामिनर्स ने गलती करके दी थी, राज्य नहीं लिखना था, क्योंकि वो तो केंद्र शासित प्रदेश में, बाकी अंडरस्टूड बातें होती हैं, ये तो मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ। देखो भैया, जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर की में अगर अपन बात करें तो सबसे पहले एक है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। कमेंट करके बताना सलीम अली किसका नाम था, ठीक है। और सलमान खान के पापा का नाम मत दे देना। सलीम अली कौन थे बताना, ठीक है। अकबर तक भी मत पहुंच जाना। सलीम अली बर्ड मैन ऑफ इंडिया है, ठीक है, ऑर्निथोलॉजिस्ट कहलाते, जो पक्षियों का अध्ययन करते हैं उनको ऑर्निथोलॉजिस्ट कहते हैं, और ये बर्ड मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। ये एक ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, सलीम अली है। किश्तवाड़ नाम का राष्ट्रीय उद्यान है, किश्तवाड़, किश्तवाड़। और एक है दचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, दचीगाम राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर है भैया? मेरी इतनी बात आपको क्लियर है? सर इतनी बात क्लियर है। सुनो, सलीम अली झील अगर पूछ ली जाए तो वो महाराष्ट्र में है, ठीक है। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है सलीम अली का? सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है जम्मू कश्मीर में। आओ भैया आगे बढ़े।
बताओ ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो सुन लो, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान जो है ये हिमाचल प्रदेश में, कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। अब सुनो, हिमाचल प्रदेश में काफी इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है जो आपको याद हो जाने चाहिए, ठीक है मेरे भाई। चलो आओ, सुनो, एक तो है ग्रेट हिमालय, इसको ग्रेटर हिमालय भी लिखा रहता है कई जगह पे, ठीक है, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। एक राष्ट्रीय उद्यान है पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, पिन वैली, पिन वैली, ठीक है। इसके बाद एक राष्ट्रीय उद्यान है खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान, खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है भैया। इतने राष्ट्रीय उद्यान ये यहाँ के सबसे इंपॉर्टेंट, ये पूरे नहीं है पर ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आओ आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो देखो, कॉर्बेट नेशनल पार्क को किस पशु की रक्षा के लिए स्थापित किया गया था? फटाक से आंसर दे दो भैया मुझे स्पीड पे। कॉर्बेट नेशनल पार्क को किस राष्ट्रीय किस जीव की काय के लिए, किस जीव के संरक्षण के लिए दिया गया था? और भैया मैं थोड़ा सा पानी ब्रेक ले रहा हूँ, ठीक है। बताओ भैया, इतनी देर में तुम ही लोग बता दो, मैं सांस ले लूं, मेरी थोड़ी, आपने नोटिस किया होगा, है ना। देखो भैया, कॉर्बेट नेशनल पार्क हो जाता है वो कभी कभी, डायरेक्ट लगातार बोलते रहो ना तो कभी कभी थोड़ा हो जाता है, तो ये मत समझना कि नौटंकी चल रही है। चलो देखो, कॉर्बेट नेशनल जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की अगर बात करें तो ये बंगाल के बाघ के लिए ये प्रसिद्ध है भैया, याद रखना, बंगाल टाइगर जिसको बोलते हैं, बंगाल टाइगर के लिए बनाया गया था। अगर बात करें भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है भैया मेरे, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में आता है ना। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ आता है? ये फर्स्ट नेशनल पार्क है भैया भारत का फर्स्ट नेशनल पार्क कहाँ आता है? उत्तराखंड में आता है। और कमेंट करके बताओ कौन से सन में बना था, ठीक है भैया। और वैसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के और भी नाम है, सुनो, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की तुम बात करोगे तो इसका एक नाम है हेली राष्ट्रीय, एक सेकंड, एक नाम है हेली राष्ट्रीय उद्यान, इसी का एक नाम है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, हेली राष्ट्रीय उद्यान, इसी का एक नाम है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर है भैया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाफट तरीके से देखना भैया। तीन नाम देख लिए टोटल, जिम कॉर्बेट, हेली और रामगंगा, एक ही राष्ट्रीय उद्यान के नाम है। चलो आओ, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। चलो बताओ, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? जल्दी से बताओ भैया, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक, कर्नाटक, ठीक है। अब राष्ट्रीय उद्यान तो नहीं, पर यहाँ पे तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, एक बार आया था क्वेश्चन कि डुगोंग राष्ट्रीय उद्यान नहीं, ये कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ये नॉर्मल कंजर्व है, कंजर्व, डुगोंग कंजर्व, ये कई बार पूछा जा चुका है, फेवरेट बन चुका है। जब पहली बार आया था तो काफी हलचल मचाई थी इसने, ये उसी समय का करंट अफेयर था, लेकिन अब स्टैटिक बन के पूछा जाता है, ठीक है। तो याद रखना, डुगोंग कंजर्व तमिलनाडु में है, डुगोंग कंजर्व कहाँ है? तमिलनाडु। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, और कमेंट करके बताना बेनरघाटा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ठीक है। अब आगे बढ़े, भारत में प्रमुख जैव विविधता वाले स्थल कौन से हैं? तुमसे बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट पूछे जा रहे हैं, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट पूछे जा रहे हैं, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, ठीक है। और भैया वर्तमान में भारत में टोटल 4 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, जिनमें से एक तो है आपका कौन सा? एक तो है आपका हिमालय, हिमालय जोन, हिमालय क्षेत्र। दूसरा एक है वेस्टर्न घाट। इसके बाद एक है सुंडालैंड, सुंडालैंड में मैं अगर तुम्हें सरल भाषा करके बताऊं ना मेरे भाई, तो ये जो सुंडालैंड है ना, इसमें निकोबार वाला पार्ट आता है। सुंडालैंड में क्या आता है? सुंडालैंड में निकोबार वाला पार्ट आता है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा अपन और आगे बढ़े, थोड़ा सा और आगे बढ़े तो यहाँ पर आपका पूर्वी हिमालय भी है, सॉरी पूर्वी हिमालय नहीं, आपका इंडो बर्मा रीजन, इंडो बर्मा रीजन,
इंडो बर्मा रीजन। अब ये इंडो बर्मा रीजन को पता तुम क्या कहोगे? इंडो बर्मा रीजन को तुम बोल सकते हो उत्तर पूर्व भारत। समझ में आई बात? इंडो बर्मा रीजन मतलब उत्तर पूर्व भारत का हिस्सा। हालांकि इसका हिस्सा उसमें भी जाता है, म्यांमार में भी जाता है, पर भारत में भी आता है, इसीलिए इसको उत्तर पूर्व भारत अपन कंसीडर कर सकते हैं भारत के कंटेक्स्ट में। ठीक है, तो देखो पश्चिमी घाट भी आंसर हो गया, उत्तर पूर्वी भी हो गया, सुंदरलैंड नहीं सुंडालैंड भी हो गया। तो कुल मिला के ABC तीनों आंसर हो जाएंगे, है ना? ABC तीनों आंसर हो जाएंगे। हिमालय इसमें लिखा नहीं है, अदरवाइज हिमालय भी आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलो आओ आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बताओ भैया नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल है? बताओ खरीफ की फसल कौन सी? जल्दी से बताओ, जल्दी 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 स्पीड पे। खरीफ की फसल, ठीक है, तो सुनो मेरे भाई, खरीफ की फसल की अगर बात करें, बताओ रे तुम लोग, बताओ खरीफ की फसल। पहले तो मुझे ये बता दो, खरीफ की फसल जो है, पहले तो मुझे ये बता दो मेरे भाई, खरीफ की फसल जो है ये कब उगती है ना? पूरा इसका बता दो जल्दी से। खरीफ की फसल में ज्यादा पानी लगता है, कम पानी लगता है? जल्दी से बता दो स्पीड पे। सुन लो, अब भारत देश में 3 प्रकार की फसलें हैं। एक तो खरीफ की फसल, एक रबी की फसल, और एक जायद की फसल। कौन सी? जायद की फसल। क्लियर है इतनी बात? आओ आगे बढ़े। खरीफ की फसल जो है ये बारिश की शुरुआत में लगाई जाती है, यानी कि जून जुलाई में लगाई जाती है। जून जुलाई में लगाई जाती है, ठीक है। इसको काटा जाता है सितंबर अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर में, ठीक है। और अगर यहाँ पर बात करें अपन, थोड़ा सा यहाँ पर आ जाए, तो सुनो, सितंबर अक्टूबर में काट लो, काट लेना भैया ये, है ना? और अक्टूबर नवंबर में रबी की फसलें लगा दी जाती हैं, जो कि अप्रैल या अपन बोले मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं। ठीक है भाई। और जायद की फसलों की अगर बात करें, तो जायद की फसलें लगभग, तीसरी फसल है, बहुत कम समय के लिए लगती है ना? सब्जी भाजी जैसी चीजें इसमें ज्यादा आती हैं, अभी बताऊंगा क्या क्या आता है। ठीक है, ये आपकी लगाई जाती है लगभग कि इस फसल के कटने के बाद, अब जब आपकी कट जाए, है ना, अप्रैल और मई में इसको लगा दिया जाता है, और थोड़े ही दिन बाद यानी कि मई और जून के आसपास इसको काट लिया जाता है। पानी गिरने के पहले खेत साफ कर दिया जाता है भाई, है ना, क्योंकि जून जुलाई से पानी बारिश चालू हो जाती है। ठीक है, अब सुनो भैया, यहाँ पर अगर बात करें, तो खरीफ की फसल में अगर बात करें, तो खरीफ की फसल में एक तो धान, ऐसी वो सभी फसलें आ जाएंगी जिनमें पानी ज्यादा लगता है। ठीक है भाई, तो धान भी इसी में आ जाएगा, कपास भी इसी में आ जाएगा, ठीक है भैया, गन्ना भी इसी में आ जाएगा, गन्ना, गन्ना इसी में आ जाएगा। धान, कपास, गन्ना तीनों बहुत इंपॉर्टेंट फसलें एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है भाई, इसके बाद अगर बात करें कि रबी फसलों में कौन सी, तो देखो राई जो होगी वो रबी फसलों में आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, और आलू, जौ आ जाएगा, जौ रबी की फसलों में। गेहूं आ जाएगा, गेहूं, गेहूं, ठीक है, ये आपके रबी की फसलों में आ जाएगा। जायद की फसलों की, अच्छा इसका आंसर क्या होगा? सर इसका आंसर हो जाएगा कपास। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कपास। ठीक है, थोड़ा सा अपन आगे बढ़े, थोड़ा सा अपन आगे बढ़े, तो जायद, जायद में क्या होगा मेरे भाई? जायद में तो सुनो, जायद में एक तो ककड़ी आ जाएगी, ककड़ी के साथ साथ खीरा भी इसी में आएगा, है ना, तरबूज इसी में आएगा, तरबूज इसी में, खरबूज भी आएगा, खरबूज, ठीक है मेरे भाई। इसी में मूंग भी आती है, मूंग पता भी होगा आप लोगों को, इसी में उड़द आती है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, भैया याद कर लेना इनको, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, ओलोंग किसका प्रकार है? ओलोंग, 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 तो देखो ओलोंग जो है ये चाय का प्रकार है। ओलोंग किसका प्रकार है मेरे भाई? चाय का प्रकार है। अच्छी तरीके से याद कर लो, ये ओलोंग किसका प्रकार है? ओलोंग चाय का प्रकार है। और मुझे कमेंट करके बताना विश्व में चाय की उत्पादन में कौन सा देश प्रथम है विश्व में। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन अभी वर्तमान की परिदृश्य को देखते बन सकता है। ठीक है, अब सुनो भैया आगे बढ़े, तुम ज्यादा मत पढ़ो इसमें, तुम तो केवल मुझे ही बता दो, जया जो है ये कौन सी फसल की प्रकार है, कौन सी फसल की किस्म है, वेराइटी है, बस तुम तो इतना बता दो मेरे भाई। इसका आंसर होगा चावल। क्या आंसर होगा? चावल आंसर होगा। क्यों? और ये क्यों मैंने अचानक से जया पूछा, भैया याद रखना ये चावल की पहली बोनी फसल है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। समझ में आई इतनी बात? तुमसे पूछा जाए मसूरी काय की फसल है, सोना मसूरी, शरबती काय की, तो वो गेहूं की तरफ अपन चले जाएंगे। लेकिन अगर तुमसे पूछा जया काय की है, तो चावल की है। ठीक है,
चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है? भैया बता दो। राजस्थान का जो खेतड़ी है ये तांबे की खदान के लिए प्रसिद्ध है, काफी प्रसिद्ध है तांबे की खदान के लिए। ठीक है, अच्छा तुम मुझे कमेंट करके बताना जो मलाज खंड है, मलाज खंड ये काय के लिए प्रसिद्ध है और ये कौन से राज्य में है? ठीक है भाई, होमवर्क है, कमेंट करके जरूर बताना। चलो आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताओ विश्व ये मलाज खंड जो पूछा ना भाई, हल्के मत लेना इसको, एशिया के लेवल की खदान है ये। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़े। मध्य प्रदेश, अरे यार आंसर दे दिया मैंने, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश के बालाघाट में 2 खदानें हैं, एक मलाज खंड और एक भारवेली। आंसर मैंने ही दे दिया, अब तुम लिख के बताओ जो मलाज खंड है वो काय की खान है। ठीक है, चलो और अब भारवेली भी बताना काय की खान है। ठीक है, विश्व में सबसे बड़े यूरेनियम भंडार में से एक माना जाने वाला तुमलापल्ले निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताओ ये तुमलापल्ले किस राज्य में स्थित है? इसको बताओ जरा फटाफट तरीके से कमेंट करके, है ना। अच्छा एक चीज और, यूरेनियम में एक और प्रसिद्ध है भैया मेरे, जादू घोड़ा, है ना। यूरेनियम में एक और प्रसिद्ध है जादू घोड़ा, और जादू घोड़ा भी कमेंट करके बताओ कहाँ पे है मेरे भाई जादू घोड़ा, है ना। जादू घोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, जादू घोड़ा मतलब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, भले ही इसमें विश्व में सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार में से एक माना जाता है, पर जादू घोड़ा इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कहाँ है जादू घोड़ा? जादू घोड़ा की खदान, क्योंकि अभी चर्चित था जादू घोड़ा, तुमने सुना होगा। जादू घोड़ा ये है भैया झारखंड में, कहाँ पे है? झारखंड। और काय से है? ये यूरेनियम की खदान है ये। ठीक है, और तुमला पल्ले की अगर बात करें तो तुमला पल्ले कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है भाई, याद रखना तुमला पल्ली कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये याद रखिए ना, ये कहाँ गया? जादू घोड़ा झारखंड, जादू घोड़ा इससे ज्यादा याद रखो, जादू घोड़ा कहाँ पे? झारखंड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बांध महाराष्ट्र में स्थित है? चलो आओ जल्दी से मुझे आंसर बता दो, निम्नलिखित में से कौन सा बांध महाराष्ट्र में स्थित है? राइट आंसर होगा कोयना बांध, कोयना बांध, कोयना नदी पे ही है कोयना बांध। ठीक है, ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। अब देखो तुम्हें मध्य भारत के कुछ बांध याद कर लेने हैं, जैसे तुम्हें एक याद करना है सबसे लंबा बांध कौन सा है, फिर याद करना है सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, फिर याद करना है सबसे पुराना बांध कौन सा, सबसे पुराना बांध कौन सा, सबसे पुराना बांध कौन सा है। ठीक है, अब सुनो भैया मेरे, सबसे लंबे बांध की अगर बात करें तो ये है हीराकुंड बांध। कौन सा है? हीराकुंड बांध। ठीक है, सबसे ऊंचे बांध की अगर बात करें तो ये है टिहरी बांध, टिहरी बांध, टिहरी बांध। सबसे पुराने बांध की अगर बात करें तो इसका नाम है कलनई बांध। क्या? कलनई बांध, कलनई बांध। ठीक है, ये कल नहीं बना था, बहुत पहले बना था, सबसे पुराना है। ठीक है, और इस नदी की, इस कलनई बांध की अगर बात करें तो ये कावेरी नदी पे है, जो कि तमिलनाडु के अंदर स्थित है ये बांध। ठीक है, टिहरी बांध 2 नदियों के संगम पर है, एक तो भागीरथी और भिलांगना, भागीरथी प्लस भिलांगना, भागीरथी प्लस भिलांगना। क्लियर है। हीराकुंड बांध जो है ये आपका महानदी पर स्थित है, महानदी, और ये आपका उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा। टिहरी बांध कहाँ है मेरे भाई? सर टिहरी बांध आपका उत्तराखंड में है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टिहरी बांध किस नदी पे है वो पूछ लिया उसने। ठीक है कोई बात नहीं, भागीरथी है, लेकिन 2 नदियां होती हैं, एक भागीरथी और एक छोटी सी नदी है भिलांगना, जो किसी की सहायक नदी है। ठीक है भाई, भिलांगना नदी उत्तराखंड में स्थित है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जादूगोड़ा झारखंड राज्य एक स्थान है जो किसके खनन के लिए जाना जाता है? अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले मैंने याद भी करवाया तो बताया था कि जादूगोड़ा यूरेनियम का है, यूरेनियम की खदान है, और ये झारखंड में पाई जाती है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे बढ़े। निजाम सागर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताओ निजाम सागर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? और फटाफट वीडियो को रोको और इसका मुझे वो बताओ जल्दी से कहाँ पे है। ठीक है, जल्दी से बताओ स्पीड पे, इसको वीडियो को रोको और फटाक से बताओ निजाम सागर बांध किस जगह पर स्थित है। ठीक है, देखो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन ई, ऑप्शन डी। ठीक है, अपने यहाँ ऐसा ही होता है। चलो आओ, राइट आंसर है, बताओ भैया राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है, अब मैंने इसको कहीं ले ऊपर ले जाऊं नीचे ले जाऊं, सर तेलंगाना। ठीक है, आओ आगे बढ़ जाए। ठीक है, कौन सा बांध है? निजाम सागर। अब सुनो मेरी बात, तेलंगाना में कुछ झीलें हैं, तेलंगाना में कुछ झीलें हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद करनी चाहिए। एक तो है हमीर हुसैन सागर झील, एक झील है जिसका नाम है हिमायत सागर झील,
हुसैन सागर, हिमायत सागर, और एक है भैया कौन सी, एक है आपकी उस्मान सागर झील। उस्मान सागर झील, कौन सी, उस्मान सागर झील। क्लियर है। तो तेलंगाना के अंदर 3 झीलें हैं, कौन कौन सी, हुसैन सागर, हिमायत सागर और उस्मान सागर। और आप फटाफट तरीके से मुझे कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? ले, खतरनाक क्वेश्चन। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? राइट आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट करके बताओ। देखो वैसे मत बताओ, पूरे आंसर मैं बता रहा हूं, तो मैं परेशानी नहीं कर रहा हूं, है ना। तो सबसे बड़ी बात करें, सबसे लंबी यही है ना। तो इंदिरा गांधी नहर जो है ये भारत की सबसे लंबी झील है। सबसे लंबी झील, सबसे लंबी नहर, झील बोल दिया मैंने गलती से। सबसे लंबी नहर कहाँ की? सर भारत की सबसे लंबी नहर। और कहाँ पे है ये? सर ये है आपके कहाँ, ये है आपके अच्छा क्या बोल रहा था मैं, अच्छा भारत की, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। अब बात कर लेते हैं ये इंदिरा गांधी नहर निकलती कहाँ से है, तो सुनो। इंदिरा गांधी नहर, इसकी कुल लंबाई है 649 किलोमीटर, ठीक है। और ये आपके पंजाब और राजस्थान को बढ़िया तरीके से पानी दे देती है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो ये पता कहाँ से निकलती है? ये निकलती है हरी के बैराज से। ये निकलती है हरी के बैराज से। और ये जो हरी के बैराज है, हरी के बैराज ये पता कहाँ है? ये हरी के बैराज बनता है सतलज और ब्यास नदी के संगम पर। सतलज और ब्यास नदी के संगम पर। क्लियर है? ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हरी की बैराज पंजाब के कपूरथला में स्थित है। बढ़ जाए भैया आगे, सर आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो बताओ, किस भारतीय शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? बहुत आराम से तुम इसका आंसर दे दोगे। किस भारतीय शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? सर अहमदाबाद को कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर, ठीक है। अच्छा मुझे बता दो, चलो मत बताओ, आगे बढ़ो, बताओ 2011 की, अच्छा बता दो डेट्रॉइट ऑफ एशिया, डेट्रॉइट ऑफ एशिया किसको कहा जाता है? ये एशिया लेवल का बहुत इंपॉर्टेंट है। सर डेट्रॉइट ऑफ एशिया कहा जाता है चेन्नई को, चेन्नई को, ठीक है। और मुझे बताना भैया शिलोंग, शिलोंग को क्या कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट है, शिलोंग को क्या कहा जाता है ये तो मैं कमेंट करके बताना है मेरे भाई, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही ना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है भाई। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? तो सुनो भैया, सबसे कम जनसंख्या घनत्व की अगर बात करें तो ये था अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का जनसंख्या घनत्व था, याद रखना। और 2011 की जनगणना की अगर बात करें, 2011 की जनगणना की अगर बात करें तो सुनो, तुमसे पॉपुलेशन पूछी जा सकती है। तो 121 करोड़ थी, 8,54,977 लोग, याद रखना। 121 करोड़ 8,54,977, क्या बोला? 121 करोड़ 8,54,977। और इसमें अगर बात करें मतलब अगर इसकी बात करें अपन, किसकी, क्या है ये, जनसंख्या घनत्व है ना, हाँ जनसंख्या घनत्व। अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें, जनसंख्या घनत्व, तो सबसे ज्यादा जो था जनसंख्या घनत्व वो बिहार के पास था राज्यों में, ठीक है। और सबसे कम की अगर बात करें तो सबसे कम था अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। क्लियर है? अगर साक्षरता में बात करें, साक्षरता की अगर बात करें तो साक्षरता में पहले नंबर पर जो राज्य था वो था आपका केरल। और लास्ट नंबर पे, लास्ट नहीं बोले, हाँ लास्ट ही बोल सकते हैं, लास्ट नंबर पे जो था वो था बिहार। क्लियर है भैया इतनी बात? सबसे ज्यादा साक्षरता केरल में थी, सबसे कम साक्षरता बिहार में थी, ठीक है। और सबसे ज्यादा लिंगानुपात केरल में था और सबसे कम लिंगानुपात अरे हरियाणा में था, ठीक है। आओ आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। उम्मीद है ये चीज तुम्हें समझ में आ गई। वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार केरल में लिंगानुपात कितना है? देखो आ गई लिंगानुपात की बात, ठीक है, आ गई लिंगानुपात की बात भैया, ठीक है। तो भैया याद रखना 1084 के आसपास, 1084 था केरल का लिंगानुपात था। और सबसे कम लिंगानुपात यहाँ पे किसका था? सबसे कम लिंगानुपात यहाँ पे हरियाणा का था 2011 की जनगणना के अनुसार। बताना भैया हरियाणा का कितना लिंगानुपात था, कमेंट में बताना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बताओ चेचुन्स अनुसूचित जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? इस पर तो पहले थोड़ा सा विषय, थोड़ा सा दिमाग दौड़ा लो,
और मुझे बताओ जल्दी। उम्मीद है तुमने इतनी देर में तो कमेंट कर दिया होगा, है ना, इतनी देर में तो तुमने कमेंट कर दिया होगा। ठीक है भाई, चलो आओ आगे बढ़ते हैं। सुनो, चेचुन्स जो है, चेचुन्स जो है ये तेलंगाना में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तेलंगाना में पाई जाती है। ठीक है, और अगर यहाँ पे बात करें अपन अंडमान निकोबार की, तो अंडमान निकोबार की काफी सारी जनजातियां अभी चर्चित हैं, तो एग्जाम में आने की संभावना भी ज्यादा है। ठीक है, अंडमान निकोबार की जनजातियां, चलो अंडमान निकोबार की जनजातियां, एक तो है सेंटिनलीज जनजाति। कौन सी? सेंटिनलीज जनजाति। इसके बाद एक जनजाति जिसका नाम है साम्पेन जनजाति, साम्पेन जनजाति। ठीक है, इसके बाद एक जनजाति है जिसका नाम है जारवा, जारवा। एक जनजाति जिसका नाम है ओंगे, होंगे जनजाति। अब मुझे जरा कमेंट करके बताओ, इन जनजातियों में से जितनी जनजाति मैंने यहाँ पे लिखी है, इनमें से सबसे खतरनाक जनजाति कौन सी मानी जाती है? फटाफट तरीके से मुझे कमेंट करके बताओ। और चेंचोस जनजाति आ सकती है एग्जाम में। चेंचोस जनजाति कहाँ की है? तेलंगाना की है। ठीक है भैया, इसके बाद अच्छा मुझे एक चीज बताओ, बकरवाल जनजाति कहाँ की है? बताओ चलो, बकरवाल जनजाति कहाँ की है? सर ये जम्मू कश्मीर की है। चलो आओ एक चीज और मुझे बता दो, और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टोडा जनजाति, टोडा जनजाति कहाँ की है? तो सुनना मेरे भाई, टोडा जनजाति जो है ये है आपके नीलगिरी पर्वत की है, पर्वत की, हाँ नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी पर्वत। और नीलगिरी पर्वत का विस्तार 3 राज्यों में है, तमिलनाडु, आपका तमिलनाडु के बाद केरल और एक आपका कर्नाटक। ठीक है, याद रखना। तो अगर इसमें पूछा जाए तो ऑप्शन में ज्यादातर आपको तमिलनाडु लिखा मिलता है, पर ये तीनों राज्यों में विस्तृत है और नीलगिरी पर्वत पर पाई जाती है। नीलगिरी पर्वत से पूछा जाता है टोडा जनजाति का प्रश्न कि नीलगिरी पर्वत पर पाई जाने वाली कौन सी जनजाति है निम्न में से? तो आंसर देना टोडा जनजाति। चलो आगे बढ़े। भारत का कच्छ का रण किसके लिए प्रसिद्ध है? ज्वारीय मिट्टी के मैदान के लिए, उपजाऊ मृदा के लिए, घनी वनस्पति के लिए, और सभी सही है। तो सुनो भैया मेरे बात, ये ज्वारीय मिट्टी, ज्वारीय मिट्टी समझ गए, जब समुद्र में ज्वार भाटा आते ना, ज्वार आती है, तो उसकी मिट्टी के लिए पूरा मैदान प्रसिद्ध है। ठीक है, तुमने देखा होगा सफेद सफेद से नमक नमक सा डला रहता है मिट्टी के ऊपर, वही तो है ज्वारीय मिट्टी के मैदान। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़े। यहाँ पर अच्छा एक चीज बताऊं यहाँ पे जंगली गधे भी पाए जाते हैं। ठीक है, उसके लिए भी फेमस है ये, जंगली गधों के लिए। चलो आगे बढ़े। सिंधु जल समझौता भारत और किस देश के बीच हस्ताक्षरित हुआ था? तो ये तो तुम बिल्कुल तुरंत बता दोगे, पाकिस्तान, पाकिस्तान और भारत के साथ हुआ था। ठीक है भाई, यहाँ पे अगर बात करें जो इंडस ट्रीटी है, इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी है ना, इंडस वाटर ट्रीटी जो है ये 19 सितंबर 1960 में हुई थी। 19 सितंबर 1960 में हुई थी। तो ये इसकी डेट थोड़ी सी याद रख लेना। ठीक है भैया, चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इसमें नदियों के जल को लेकर बंटवारा हुआ था अभी बहुत कुछ दिन पहले, बहुत विवाद भी था इसमें। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। बताओ स्टेनली जलाशय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा या महाराष्ट्र? अब वैसे तो इसका 99% लोग आंसर सही सोच रहे होंगे, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं रहती है, बहुत प्रसिद्ध है ना। और स्टेनली झील जो है ये आपके तमिलनाडु में पाई जाती है ना। और यहाँ पे महाराष्ट्र की कुछ झीलें आप देख लो, पहले टिक लगा लो। आंध्र प्रदेश की बता दी, तमिलनाडु की स्टेनली, तो अच्छा तमिलनाडु की पूरी है, देख लो। आओ, ये जलाशय है वैसे तमिलनाडु का, मैं झीलें बता रहा हूँ, झील। तो सुनो, तमिलनाडु में एक झील है मेरे भाई जिसका नाम है बेरी जाम झील। कौन सी? बेरी जाम झील। तमिलनाडु में एक और झील है जिसका नाम है ऊटी झील। कौन सी? ऊटी झील। यहीं पे एक और झील है जिसका नाम है कोडाइकनाल झील, कोडाइकनाल, कोडाइकनाल झील। यहीं पे एक और झील है जिसका नाम है चेम्बर अक्कम झील, चेम्बर अक्कम झील। ठीक है, चेम्बर अक्कम झील। क्लियर है मेरे भाई? आओ जरा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुझे बताना, काकीनाडा जो भारत के गैस पाइपलाइन नेटवर्क में एक विशेष स्थान रखता है, किस स्थान पर पड़ता है? चलो जल्दी से, तुम्हारे 2 क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी से मुझे फटाफट कमेंट करके बता दो। काकीनाडा जो है ये किस जगह पे, कौन से राज्य में पाया जाता है? कौन सा? काकीनाडा। ठीक है, जल्दी से बता दो मुझे कमेंट करके मेरे भाई। सर काकीनाडा जो है ये आपके कहाँ पाया जाता है? काकीनाडा पाया जाता है आंध्र प्रदेश में। ठीक है मेरे भाई, काकीनाडा कहाँ पाया जाता है? आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताओ, रेणुका आर्द्रभूमि नामक रामसर आर्द्रभूमि स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है?
तुमसे रामसर भूमि के बारे में पूछा जा रहा है, रामसर स्थान के बारे में, साइट के बारे में पूछा जा रहा है। तो सुनो मेरे भाई, रामसर ईरान में स्थित एक शहर है ना, और रामसर में 170 से भी ज्यादा देशों ने मिलके कुछ उस पर हस्ताक्षर किए थे। और ये कब किए थे? ये किए थे 2 फरवरी 1971 में। और इसमें ये निर्णय लिया था कि जितनी भी आर्द्र भूमि है, जितनी भी आर्द्र भूमि है, इनको बचाएंगे, इनका संरक्षण करेंगे, वेटलैंड्स का संरक्षण करेंगे। और वो आर्द्र भूमियां जो है जिनको बचाया जा रहा है इस कन्वेंशन के अंतर्गत, उनको रामसर स्थल कहा जाता है या रामसर साइट कहा जाता है। और इसकी अगर बात करें तो ये 71 में तो इस पर एक तरीके से हस्ताक्षर हुए थे। ये लागू हुआ था 1975 में। लेकिन क्या 1975 में भारत जुड़ गया था? नहीं, भारत 1975 में नहीं जुड़ा था। हमारा भारत रामसर कन्वेंशन से जुड़ा था। हमारा भारत रामसर कन्वेंशन से जुड़ा था कब? 1985 में। इतनी बात, सॉरी 1982 में। ठीक है, चलो आओ आगे बढ़ते हैं। और रेणुका झील कहाँ है मेरे भाई? रेणुका झील है हिमाचल प्रदेश में। और मुझे एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर बता दो, रूपकुंड झील कहाँ है? जल्दी से कमेंट करो भैया, फिर मैं बता रहा हूँ रूपकुंड झील कहाँ पर है, स्पीड में बता दो मुझे। ठीक है, जल्दी से बता दो, रूपकुंड झील, रूपकुंड झील कहाँ पर है? स्पीड में आंसर दो भैया। ठीक है, ये सभी को आंसर देना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जल्दी से आंसर दे दो, रूपकुंड झील। जल्दी से आंसर दे दो भैया, रूपकुंड झील, रूपकुंड झील। सर रूपकुंड झील जो है, ये रूपकुंड झील की अगर बात करें तो ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में स्थित है। क्लियर है? क्यों पूछा मैंने रूपकुंड झील सभी से? क्योंकि रूपकुंड झील रहस्यमय झील मानी जाती है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है कि मिस्टीरियस लेक के नाम से किस झील को जाना जाता है? रूपकुंड झील उत्तराखंड को जाना जाता है। अब इसके रहस्य के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, अभी वो विषय तुम्हारा नहीं है। ठीक है, और हम आ चुके हैं आखिरी क्वेश्चन पर। आपको बताना है कौन से जनजाति जम्मू और कश्मीर के बंजारे कहलाते हैं? गुज्जर, बकरवाल, शेरपा, भोटिया और गद्दी चरवाहे। अब मुझे आंसर दे दो, तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन है। और एक बार मुझे कमेंट करके बता देना कि क्लास तुम्हें कैसी लगी। ठीक है मेरे भाई, और वैसे मैं तुम्हें इसका आंसर दे भी चुका हूं पिछले क्वेश्चन में, जहां जनजातियां बता रहा था। बकरवाल आंसर होगा इसका। क्या होगा? गुज्जर, बकरवाल। तो ये थे मेरे भाई इंडियन ज्योग्राफी के 50 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिनमें मैंने फैक्ट बताया तो ये लगभग आपके बहुत ज्यादा हो चुके हैं। क्वेश्चन 50 है लेकिन और ज्यादा तक ये पहुंच चुके हैं। क्लियर भैया इतनी बात? और यहाँ पर कुछ बातें मैं बताना चाहता हूँ। जैसे अगर आप चाहते हैं स्टैटिक जीके की बैच से जुड़ना, कि आपको पूरा स्टैटिक जीके कंप्लीट करवा दिया जाए अल्ट्रा नोट्स की मदद से, तो आप यहाँ जुड़ सकते हैं इस क्लास से, है ना। स्टैटिक जीके बैच से जुड़ जाना भैया। आपको यश खरे जीएस ऐप डाउनलोड कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है। ठीक है भाई, और इस क्लास की पीडीएफ भी आपको ऐप पर मिलेगी, तो ऐप पर जाना मत भूलना। ठीक है, और करंट अफेयर की अगर बात करें तो करंट अफेयर का बैच अगर तुम्हें चाहिए 2025 का, तो ये भी तुम ले सकते हो। और ये मात्र तुम्हें 37 में मिल जाएगा। ये पूरा 8 दिनों का करंट अफेयर है। ठीक है भाई, और यहाँ पर अगर बात करें तो वर्ग 2 का बैच, चाहो तो वर्ग 2 का बैच कर सकते हो ज्वाइन। ठीक है, और परमाणु बैच एसएससी, रेलवे, व्यापम सब कुछ कंप्लीट करेगा। और हाँ, आपका जो 2026 के लिए करंट अफेयर का बैच है वो भी लॉन्च हो चुका है, सफलता बैच। ऐप पर जाकर आप परचेज कर सकते हैं। 1.5 साल उसकी वैलिडिटी रहने वाली है, और मात्र 26 रुपीज उसके चार्जेस हैं। पूरे साल भर के करंट अफेयर आपको कंप्लीट करवाए जाएंगे। हर महीने 15 दिन में बहुत बढ़िया तरीके से निचोड़ क्लास होगी, जिसके जरिए आपको करंट अफेयर कंप्लीट करवाया जाएगा। तो भैया मेरे, अगर तुम्हें क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और एक प्यारा सा इस मेहनत के लिए कमेंट छोड़ के जाना। ये पूरे चुनिंदा क्वेश्चन है, ऐप से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, बढ़िया पढ़ के जाओ, पेपर बढ़िया जाएगा। दूसरे सब्जेक्ट की वीडियो भी इसी तरीके से आएगी। चलिए, धन्यवाद।